आओ बेटे शुरू करें। मैं स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन, बड़ा ही एडवांस क्वेश्चन है अपना जो हमें आज करना है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक मिनट बस, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अपने असाइनमेंट का। ये लो जी बेटे, ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्थ मिल्क लिमिटेड। ऑडियो वीडियो सब ओके है, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, गौतम वीडियो ऑन कर लो बेटा आप भी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नॉर्थ मिल्स लिमिटेड है, 31 मार्च 2020 की उसकी बैलेंस शीट दे रखी है। काफी कुछ दे रखा है बेटे बैलेंस शीट में। जरा बैलेंस शीट की बात क्यों देखो, 31 मार्च की बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल को देखो क्या क्या रखा है। 1 अप्रैल को कंपनी टुक ओवर द बिजनेस फॉर 5 लाख रुपीज। 1 अप्रैल को क्या हुआ, कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया। कितने में? 5 लाख रुपए में। बेटे हमारे पास जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च ये 2019 की, एक्चुअली इसकी डेट सही कर लेना, एक मिनट, 2019। ये बैलेंस शीट कौन सी डेट की बेटे? 2019 की है, 31 मार्च 2019 की। और अप्रैल 1 मतलब बैलेंस शीट डेट के जस्ट अगले दिन क्या हुआ, कंपनी ने एक बिजनेस टेक ओवर किया 5 लाख रुपए में। और उसका पीसी पता है कैसे दिया? 2,70,000 रुपए तो दिया उसने, किसमें? शेयर्स में। कैसे लिखा? द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड, द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड by allotment to vendor 27,000 equity shares of 10 each at par। बेटे 27,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 रुपए वाले, और वो किस पे दिए गए हैं? एट पार। एंड ए कैश पेमेंट ऑफ 2,30,000 विच वाज रेज्ड बाय सेल्स ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा ध्यान से, 2,70,000 का पेमेंट कैसे दिया? शेयर्स के रूप में। और 2,30,000 का पेमेंट कैसे दिया? कैश के रूप में। मतलब पेमेंट कैसे बेटा? कैश के रूप में। और वो कैश कहां से लेकर के आए थे? कह रहे हैं क्या कि भैया हम कैश लेके आए थे, उसके लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी थी। जरा देखो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये लीजिए जी। 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाला इन्वेस्टमेंट है, उनके जरिए मतलब 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट है, उनके जरिए कैश अरेंज किया गया उनको बेच करके। और कितना अरेंज किया गया? 2,30,000। यानी एक बात कंफर्म है कि 2,30,000 का कैश 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से अरेंज हुआ। इसका मतलब 30,000 का प्रॉफिट भी था वहां पर। चलो जी, फिर क्या कहता है? द असेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर। बेटे जो टेकन ओवर थी असेट्स एंड लायबिलिटीज, उनकी एग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी बेटे? ये एग्रीड वैल्यू है। आपने पढ़ा होगा अमाल्गमेशन, आपने पढ़ा होगा बेटा अमाल्गमेशन। और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या बेटे, अगर हम किसी चीज की वैल्यू जितनी आंकते हैं उससे अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो किस बात के पे कर रहे होते हैं? गुडविल के, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ एग्रीड वैल्यू दे रखी है, असेट्स और लायबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू दे रखी है। हम वहां पर नेट एसेट्स निकालेंगे, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे। तो अगर वहां पर कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा गया तो क्या है? वो गुडविल। और अगर कम गया तो कैपिटल रिजर्व। आइए जी, कह रहे हैं क्या? अप्रैल गई, हाँ जी। मार्च के बाद में क्या गई? अप्रैल गई। जुलाई में क्या हुआ जी? अगली डेट कौन सी है बेटा? जुलाई की। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से, हमें डेट्स का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। अप्रैल 1 के बाद में फिर अगली ट्रांजैक्शन कब हुई बेटे? जुलाई में। जुलाई में क्या हुआ जी? जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड पे किया 20% पर एनम के हिसाब से। बेटे उसने डिविडेंड पे किया पिछले साल के लिए, 31 मार्च 19 को खत्म होने वाले ईयर के लिए उसने डिविडेंड पे किया। जतिन और गौतम बेटे एक बार इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटे।
हाँ जी, तो बेटे जुलाई के बाद में अगली डेट कौन सी आई बताओ? दिसंबर। दिसंबर में क्या हुआ? इनकम टैक्स ऑफिसर ने सेटल की लायबिलिटी। आपको पता है ना रिटर्न की डेट सितंबर होती है, उसके बाद में समरी असेसमेंट होता है, फिर क्या होता है? टैक्स अपना प्रोसेस हो जाता है रिटर्न, तो टैक्स डिसाइड होता है। तो क्या कह रहा है बेटे, देखो जरा बैलेंस शीट में देखो, 1,95,000 का हमने सोच रखा था कि भैया इतने का टैक्स होगा, और उसके लिए क्या हुआ? हमारा असेसमेंट हुआ। कितने का असेसमेंट हुआ? हाँ जी, कितने का असेसमेंट हुआ? कह रहे टैक्स जो डिसाइड हुआ वो कितने का डिसाइड हुआ? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे कि टैक्स डिसाइड हुआ 31 मार्च 19 को खत्म होने वाले ईयर के लिए 2 लाख रुपए होगा। ठीक है जी, और हमने बेटे प्रोविजन कितने की बना रखी थी बच्चों? हमने बना रखी थी 1,95,000 की, और टैक्स कितना डिसाइड हुआ? 2 लाख रुपए। समझ रहे हो ना क्या करना है? कोई नहीं, अकाउंट बनाएंगे, करेंगे, और फिर आगे बात बढ़ेगी। हाँ जी, कह रहे फरवरी 2020, यानी 2019 तो गया, अब फरवरी 2020 में कुछ बात हुई। क्या हुआ? कंपनी ने इश्यू किया पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, 10-10 वाले शेयर्स हैं जी एट पार, द होल अमाउंट बीइंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। कह रहे सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मांग लिया, यानी बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं, सारा का सारा मामला 10 रुपए का एप्लीकेशन पर है। फिर क्या कहते हैं? द इशू वाज गोट अंडर रिटन। कह रहे इशू जो है वो अंडरराइट कराया गया, और मैक्सिमम कमीशन एज पर लॉ जो है वो दिया गया। द पर्पज ऑफ इशू वाज टू फाइनेंस। पर्पज क्या था जी? पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे थे? शेयर्स का इशू क्यों निकाला था? कह रहे कैश कितना आया पहले तो बताओ? 1 लाख रुपए इंटू 10। हाँ जी, 10 लाख रुपए। फिर उसमें से कुछ खर्चा हुआ इशू का, अंडरराइटिंग का। हाँ जी, कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे चाहिए थे, इसके लिए हमने इशू किया था। किसके लिए? द पर्पज ऑफ इशू वाज टू फाइनेंस ए न्यू प्लांट, यानी बेटे एक नई मशीनरी है जो उन्होंने खरीदनी थी। ठीक है, कितने रुपए की? 9 लाख रुपए की। इसके लिए उन्होंने शेयर्स इशू किया था। तो सीधी सी बात है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। शेयर्स इशू करने की अलग एंट्री है, और मशीनरी को खरीदने की, प्लांट मशीनरी को खरीदने की, 9 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी को खरीदने की अलग एंट्री है। क्वेश्चन नॉर्मली क्या करता है? दोनों साल की बैलेंस शीट एक ही साथ कॉलमनर फॉर्म में देता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? क्वेश्चन ने क्या कर रखा है? एक बैलेंस शीट ऊपर दे दी और एक बैलेंस शीट इधर नीचे दे दी। कहते हैं भैया जब साल भर खत्म हुआ तो उसके बाद में क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट ये रही। तो नीचे अब जो दिया हुआ है बेटे, स्क्रीनशॉट लेते चलना प्लीज। अब जो क्वेश्चन में आगे डाटा दे रखा है वो दे रखा है हमारे को क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट। हाँ बेटा, तो हम लोग क्लासेस में कर ही रहे थे, आज हमारे साथ गौतम भी जुड़ा है। बेटे अप्रोच अपनी हमें वही रखनी है क्वेश्चन करने की, अप्रोच हमें वही करनी है क्वेश्चन करने की, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे। एग्जाम में बैठे हैं, पूरा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे? कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ साथ में शुरू हो जाइए फटाफट से बेटे। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है जी। आंसर नंबर 20 है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 20 देखो, हाँ 20। लो जी शुरू करो बेटे। हाँ जी बेटे, एक बार वीडियो ऑन करेंगे। गौतम, जतिन, बेटा वीडियो ऑन करो। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट खींचो जल्दी से। हाँ जी गौतम, वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ जी, आंसर नंबर 20, नॉर्थ मिल्स लिमिटेड, नॉर्थ मिल्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बेटे 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाले ईयर के लिए हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट पार्ट देखो बेटे फटाफट से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर अगला पार्ट क्या है बेटे इसमें? कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खींचो बेटे, पहले पूरा फॉर्मेट खींचो। नंबर सेकंड पार्ट है जी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑडियो वीडियो सब ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। नंबर थर्ड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आ जाएगा जी हमारा साल भर का जो भी हमारा नेट कैश फ्लो रहा सभी एक्टिविटी से, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, प्लस ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए जी, ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अपना क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, फटाफट से बेटे फॉर्मेट खींच के कहाँ चलेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग कर रहे थे क्लास में, वर्किंग नोट। बेटे अप्रोच वही रखनी है अपनी जैसे हमने पिछले क्लास तक की थी। काफी दिनों बाद आपकी आज क्लास लग रही है, आज तो कई बच्चे आए भी नहीं अपने। चलो जी शुरू हो जाओ, क्वेश्चन निकालो बेटे और देखो फटाफट। क्वेश्चन में देखो जो जो हमारी बैलेंस शीट में बैलेंस दिए हुए हैं हमें क्या करने हैं, उनके लेजर्स बनाने हैं। फटाफट से लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, all equities and liabilities related ledgers। इक्विटीज और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं हम उनको वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाते हैं, जैसा हमने हमेशा से किया है बेटा, है ना। आइए जी शुरू करते हैं। तो कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग वाली बैलेंस शीट बेटे। जो जो बैलेंसेस हमें ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में दे रखे हैं इक्विटीज और लायबिलिटी साइड में, सबके लेजर खींच दो जी एक तरफ से फटाफट से बेटे, सबके लेजर खींचने हैं। बच्चे ये ना सोचे कि सर इसका खींचे कि ना खींचे, उसका खींचे कि ना खींचे। देखो बेटे एक तरफ से सबके लेजर खींचो। हाँ जी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, सबसे पहला लेजर इक्विटी शेयर कैपिटल का। पेज के 2 पार्ट जरूर करने हैं ताकि इक्विटीज और लायबिलिटीज से रिलेटेड सारे लेजर एक ही जगह पे आ जाए। हाँ हाँ कर लो बेटे, बिल्कुल बेटा। खुशबू आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, बी पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में अगला कौन सा है बताओ जी, अगला लेजर कौन सा है जी, जनरल रिजर्व। अब जरा बेटे तेजी से हाथ चलाओ, इनके बैलेंस लिखते चलो साथ साथ में। हाँ जी, बैलेंस लिखते चलो बेटा। बाई बैलेंस ब्रोड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितने का है जी ओपनिंग बैलेंस, 10 लाख का। क्लोजिंग अभी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट से देख करके बेटे साथ साथ लिख दो, तुरंत लिख दो। क्लोजिंग वाले देखो, क्लोजिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, ये जी 22,70,000 रुपए की।
लो जी बेटा जी 22,70,000 रुपए की। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला पॉइंट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है कितने का? 1,50,000। बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितने का? क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में देखो जल्दी से, क्लोजिंग वाला बैलेंस है 2 लाख का। नेक्स्ट अगले वाला बैलेंस कौन सा है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसका तो हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे बेटे? उसका चेंज लिखेंगे। ठीक है, फटाफट से लिखो जी। कहां पर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन फॉर्मेट में। हाँ जी, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग में कितने का है जी और क्लोजिंग में कितना है? बेटा क्लोजिंग का देखो पहले, क्लोजिंग का है जी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का है। और ओपनिंग में कितने का है? ये जी ओपनिंग में है जी 2.5 लाख रुपए का। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है कि भैया 50,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। करंट ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। बहुत तबीयत से करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी, नेक्स्ट अगला लेजर कौन सा है जी? इसके बाद में जो बचा अगला क्या है बेटे? ट्रेड क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में हम लोग देख रहे हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में देख रहे हैं हम लोग। हाँ जी बेटे, अगला लेजर जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में है वो है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या हमें इसके लेजर बनानी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हमारा करंट लायबिलिटी में कवर होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय अगला जो लेजर है, इसके अगला लेजर कौन सा है बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ओपनिंग बैलेंस कितने का है जी? बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 1,95,000। बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितने का है? चेक तो करो जरा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में बेटे 3,10,000, 3,10,000। ध्यान से, ट्रेड क्रेडिटर्स की बात करें तो ट्रेड क्रेडिटर्स किस में काउंट होंगे बेटे? आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन से जो हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस जो हम एडजस्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वहां पर आइए जी। तो जब भी हमारा एफएफओ आएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग एड बैक करेंगे, फिर हम कुछ चीजें यहाँ पे क्या करेंगे बेटे? लेस करेंगे। तो हमारे हाथ में क्या लग जाएगा? हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। फिर यहाँ पे से आप क्या करोगे? टैक्स पेड जो होगा वो उसको माइनस करोगे, तब जाके आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में लिखो जी इसे। क्रेडिटर्स में क्या हुआ बताओ? क्रेडिटर्स की बात आई, क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स है बेटे 1,43,100 के, 1,43,100 के। मैं लिखना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ बिजनेस खरीदा, उसमें क्रेडिटर्स भी आए हैं। तो बेटे मैं अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख रहा, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिख रहा, ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूं बस। क्लोजिंग बैलेंस में कुछ बात है जो देखने की है अभी। ठीक है, क्रेडिटर्स, ये किसकी बात हो रही है बेटे? क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में क्या चेंज आया बताएंगे अभी, लेकिन आएगा नोटिंग यहीं पे। अगला पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है जी, हमने लेजर बना लिया जी। अब देखो बेटे, ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से देखे, जरा देखो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में देखो, कोई नया अकाउंट खुला है क्या? नहीं, कोई नया अकाउंट नहीं खुला, वरना हम उसका भी लेजर बना रहे होते। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का जितना भी लेजर वाला पार्ट है जो हमें खोलना है वो सब यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा और कोई हमें लेजर नहीं खोलना है। तो बेटे फटाफट से आओ वर्किंग नोट नंबर 2 पर। वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ जी, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। कभी आप सोचो सर वहीं पे कर दें क्या? बेटे अलग नोट बनाओ ना। ऑल असेट्स रिलेटेड लेजर, असेट्स रिलेटेड लेजर्स, जितने भी हमारे असेट साइड वाले लेजर्स हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर बना करके दिखा रहे हैं। पेज के 2 पार्ट बेटे।
हाँ जी, चलिए जी, असेट्स में देखो बेटे फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले बताओ कौन सा नाम है असेट साइड में, ओपनिंग वाली असेट्स में? ए, प्लांट एंड मशीनरी, और वो भी क्या, कोस्ट वाला पार्ट। प्लांट एंड मशीनरी बेटे कौन सा, उसका कोस्ट वाला पार्ट, लिख लो बेटे कोस्ट। और फिर क्या आएगा यहीं पे इसी के नीचे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेटे यहां पर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस बताओ जी, मशीनरी का बेटा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 6 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस सीडी कितने का है जी क्लोजिंग वाला? क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट से पता चलेगा, क्लोजिंग वाला है जी 18 लाख का। कोस्ट मतलब कोस्ट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात होगी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताओ जी। बेटा ओपनिंग बैलेंस कितने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का? ओपनिंग बैलेंस है जी 2,21,050। बेटा क्लोजिंग बैलेंस देखो जरा बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली टू बैलेंस शीट 3,21,893। क्या यहां तक सब ओके है? कोई डाउट तो नहीं किसी को अभी तक? हालांकि डाउट वाली बात ही नहीं है कुछ। आओ जी, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है बेटा अपना? फर्नीचर। फर्नीचर, ये एक काम करता हूँ, सी को उधर, चलो इधर ही बना लेते हैं, सीक्वेंस बाय चलते हैं। फर्नीचर, यहाँ पे भी क्या है बेटे, ये कॉस्ट वाला अकाउंट है, और इसी के नीचे क्या हो जाएगा अपना, डी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर वाला। लो जी, इनके ओपनिंग क्लोजिंग लिखो जी। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखा तो फर्नीचर का पता चला कि इसका बेटा ओपनिंग बैलेंस कितने का है, कोस्ट वाला 1 लाख रुपए का। और जी क्लोजिंग बैलेंस कितने का है फर्नीचर का? क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो 1,40,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिखो जी, ओपनिंग वाला और बेटा क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो ओपनिंग वाला है ये है जी 27,100। बेटा जो क्लोजिंग वाला वो है 38,390। और क्या है जी एसेट साइड में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देखो तो जरा, कोई और फिक्स एसेट्स तो नहीं आई? नहीं, हाँ आ गई है, गुडविल, तो पहले उसी का बना लो जी। अच्छा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है। अच्छा डी के बाद में आ गया हमारा ई पॉइंट, ई वाला लेगा। ये है जी हमारा गुडविल। बेटे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में है, ओपनिंग में नहीं है। गुडविल टू बैलेंस ब्रोड डाउन क्या है बोलो, नील। बाई बैलेंस कैरेट डाउन है कितने का, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है जी 25,000। नेक्स्ट, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग सब मतलब फिक्स एसेट्स में अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो ओपनिंग में है क्लोजिंग में नहीं है, या क्लोजिंग में है ओपनिंग में नहीं है। सारे अकाउंट खुल गए, चाहे वो ओपनिंग में डला हो चाहे क्लोजिंग में। इसके बाद में है बेटा अपना एफ पॉइंट, लॉन्ग टर्म, मैं कह सकता हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स।
बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है बेटे ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख का, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है क्या? अरे क्लोजिंग बैलेंस तो है ही नहीं। अच्छा इसका मतलब सारे इन्वेस्टमेंट बिक गए। हाँ क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है जी, क्या अभी हम एडजस्टमेंट कर दें सर? नहीं बेटे अभी कुछ नहीं करना। देखो तो जरा, और क्या बचा? कुछ नहीं, बस अब तो सारी सारी करंट असेट्स हैं या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो, करंट असेट्स के बाद में बेटे अंडरराइटिंग कमीशन दे रखा है। बेटा ध्यान से, अंडरराइटिंग कमीशन का अकाउंट दे रखा है, मतलब वो लॉस ऑन इशू है। एफ मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ना। हाँ जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जरा फटाफट से लेजर बनाना। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन ब्रैकेट में लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाँ जी, कितने का है जी ओपनिंग बैलेंस? अंडरराइटिंग कमीशन का है, दे नहीं रखा है ही नहीं पहले से कुछ। अभी अभी हुआ है 50,000 का। बैलेंस शीट कितने का है जी? अच्छा सीडी पूरा पूरा 50,000 का है बेटे, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में दे रखा है पूरा 50,000। करने को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ कि पहले हम सारे लेजर बनाएंगे, फिर सारे एडजस्टमेंट करेंगे, फिर सारा का सारा कैश फ्लो उठाएंगे। हाँ जी, जी के बाद में क्या है अगला लेजर? एच। अब यहाँ पे कोई और लेजर तो बनने का नहीं एसेट साइड का। हाँ एडवांस टैक्स का बनेगा जी, एच पॉइंट एडवांस टैक्स का बनेगा बेटा, क्योंकि ये करंट एसेट्स होने के बावजूद सेपरेट शोइंग है। जरा देखना बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का है एडवांस टैक्स का? 2 लाख का। अच्छा, और बेटा देखना जरा क्लोजिंग बैलेंस कितने का है बाई बैलेंस सीडी? 3 लाख का। हाँ जी, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ तक सब ओके है, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जरा आगे देखना बेटा। ठीक है, हो गया। ठीक है, और कोई पॉइंट? ना जी, बाकी तो करंट असेट्स है। जरा फटाफट से लिखो करंट असेट्स। बेटे कौन कौन सी करंट असेट्स ऐसी हैं जो हम बिजनेस परचेज करके लेके आए थे, उसको बस वाला बैलेंस थोड़ा सा ध्यान से लिखना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा किसका? अब लिखेंगे, मतलब हम क्लोजिंग में से घटाएंगे लेकिन ओपनिंग घटाएंगे वो तो पता है ना। तो हम क्या करेंगे बेटे, उन वाले बैलेंस को यहाँ पे नोट कर रहे हैं, बस फटाफट से लिखो। बताओ जी अगला बैलेंस कौन सा है असेट्स का? तो जी डेट स्टॉक, सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक। बेटा स्टॉक का बताओ जी क्या है सीन? सर ओपनिंग का तो है 4.5 लाख, तो ठीक है हमें 4.5 लाख ही तो घटाना है। किससे घटाना है? ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग से। क्लोजिंग कैसे आएगा? क्लोजिंग में कुछ चेंज है जो आपको देखना है, वो मैं बताऊंगा। ये 4.5 लाख है बेटा, इसको ओपनिंग वाले में से घटाएंगे तब हमारे को हाथ लगेगा चेंज। जरा आगे देखो, इसके अलावा क्या है बेटे? डेटर्स। हाँ जी, तो लो बेटे डेटर्स को लिखो। डेटर्स क्लोजिंग वाले कितने के हैं और ओपनिंग वाले कितने के हैं? डेटर्स जो क्लोजिंग वाले हैं वो हैं बेटे 80,000। सॉरी, ओपनिंग वाले 80,000, क्लोजिंग वाले क्या आएंगे अभी बताऊंगा। हाँ जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम है।
रिजर्व फॉर बैड डेट्स। क्लोजिंग वाला क्या है पता नहीं अभी, लेकिन फिलहाल ओपनिंग वाला क्या है 4000। सर पता क्यों नहीं है, दे तो रखा है। ध्यान देना, जो पार्ट हमें दे रखा है करंट असेस करंट लायबिलिटी का, जो पार्ट हमें दे रखा है बेटे करंट असेस करंट लायबिलिटी का, उसके अंदर कुछ पार्ट नॉन कैश है। कैसे? मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा बिजनेस, हाँ जी, जो आपने बिजनेस खरीदा बेटे उसमें एक चीज है, कुछ पार्ट तो आपने पेमेंट किया कैश में और कुछ पार्ट पेमेंट किया शेयर्स के रूप में। मतलब मैं कह सकता हूँ जो आपने पेमेंट किया शेयर्स के रूप में वो आपका नॉन कैश वाला पार्ट है। जो भी आपने अमालगमेशन के टाइम पर बिजनेस में जो नेट एसेट्स खरीदी हैं, सामने वाले की एसेट्स लायबिलिटी आई है आपके पास में, उसके दो टुकड़े होंगे, एक तो कैश वाला पार्ट और एक नॉन कैश वाला पार्ट। और ये जो कंपैरिजन किया जाएगा क्योंकि हम कैश फ्लो कर रहे हैं, उस वाले पार्ट से किया जाएगा जो कैश वाला पार्ट है। आई रिपीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन का मेन पार्ट बेटा यही है क्या हमारी जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी और जो फिक्स असेट्स, जो भी हमारी नेट असेट्स है क्लोजिंग टाइम पर, उसमें से हम छाटेंगे कितना पार्ट ऐसा है जो नॉन कैश है, उसको साइड करके हम देखेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट कैश वाला है। तो वो पार्ट जो कैश वाला है सिर्फ उससे कंपैरिजन होगा ओपनिंग वाली करंट असेट्स का। रीजन क्योंकि हम देखना चाहते हैं कैश फ्लो, कैश में कितना चेंज आया है ना। तो क्या करना है, हमने अभी क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया जी, ठीक है। ओपनिंग वाला क्या है, सॉरी हमने ओपनिंग वाला लिख लिया जी। अब क्लोजिंग वाला कितना कैश वाला है वो हमें छाटना है जी। तो अब क्लोजिंग वाले बैलेंस को लेंगे, उसके दो पार्ट करेंगे, कैश और नॉन कैश, फिर कैश वाले से हम यहाँ पे से ओपनिंग वाले को घटाएंगे। चले जी, और क्या पॉइंट है जी इसमें, बस एक कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है जी तो ठीक है जी, ओपनिंग वाले कैश बैंक को और क्लोजिंग वाले कैश बैंक को लिख लो जहां पे लिखना होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओपनिंग वाला कितने का है जी, ओपनिंग वाला कितने का है 3,80,000 का। बेटा क्लोजिंग वाला कितने का है बच्चों, 6,70,000 का। आई होप आपको यहां तक सब ओके है आइए जी चलते आगे फिर बेटा। बस तो हो गया, अब तो क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करनी है। अप्रैल 1, 1988 को कंपनी टुक ओवर। अब क्या करेंगे बेटे, सारी सारी एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैं स्क्रीन पे एक बार फिर से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखिए जी। ये बैलेंस शीट का काम हमने निपटा लिया, हाँ जी। क्लोजिंग वाले बैलेंस भी लिख लिए हमने, हाँ जी। अब तो ये जो बीच का एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, अप्रैल 1 जुलाई 1 और दिसंबर 2019, इसमें जो जो काम हमने किए बेटे हम उसकी बात करेंगे, फिर फरवरी वाली बात करेंगे। तो अप्रैल वाली बात से मैं शुरू करता हूँ। कह रहे हैं क्या, जो अप्रैल है, अप्रैल 1, 2019 को, हाँ जी, तब हमने क्या किया, कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा। कितने में खरीदा बेटे, 5 लाख में खरीदा। और परचेज कंसेशन कैसे देना था उसका, 2,70,000 तो हमने शेयर्स में दिया और 2,30,000 हमने दिया किसमें, कैश के रूप में। और वो कैश कहां से लाए थे हम लोग, हमने जी इन्वेस्टमेंट बेचे थे। तो मैं एक काम करूं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर दूं, हाँ जी। लो जी, पहले पोस्टिंग करो बेटे, इन्वेस्टमेंट जो हमने बेचे थे, जब हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे थे तो बेटे क्या एंट्री वहां पर हुई होंगी लो जी, सबसे पहले बेटे बाई बैंक 2,30,000 में हमने बेचे, और टू प्रॉफिट और लॉस 30,000, ये एंट्री रही होगी, ये पोस्टिंग हुई होगी लेजर्स में। दिमाग साथ में चलाते रहना, ये कहां जाएगा, ये बोलो कहां जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या होगा बेटे, लेस होगा। और ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटे, प्लस होगा। एग्जाम में तो इस तरह से नोटिंग नहीं करनी है लेजर के ऊपर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं साथ साथ नोट करा रहा हूं ताकि आपकी ना पूरी कनेक्टिविटी बनी रहे। आई रिपीट बेटा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है
और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गलत जाकर के जुड़ गया है, प्रॉफिट का जो बैलेंस आ रहा है वो इसे जोड़ने के बाद आ रहा है, तो हम इसको हटाएंगे, वहां से लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से लेस होगा जी। नेक्स्ट अगली जो एडजस्टमेंट है वो क्या है जी, देखिए जरा अगली एडजस्टमेंट कह रहे जब हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो हमने क्या किया, हमने उस बिजनेस को जिसको हमने खरीदा था, हमने भैया उसका क्या कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, हमने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया। तो फटाफट से अब एक छोटा सा काम करेंगे, क्या, हम ना जल्दी से यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्री लिखेंगे। कहां पर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। देखो बेटे जर्नल एंट्रीज, बताओ जी जब हमने बिजनेस परचेज किया तो हमने क्या एंट्री की होगी हाँ जी, जब हमने बिजनेस परचेज किया तो क्या एंट्री की होगी हमने, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। टू, किससे खरीदा बेटे हमने, किसी से खरीदा, कोई वेंडर है, टू वेंडर। पर ना जब हम अमालगमेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टू लिक्विडेटर और वेंडर कंपनी करते हैं। हाँ जी, टू वेंडर। हमने खरीदा जी बिजनेस 5 लाख रुपए में, और ये 5 लाख हमने सी एंट्री में पे किए, सी। ये 5 लाख रुपए हमने बेटे सी एंट्री में पे किए, मैं सी यहाँ पे कर रहा हूँ, बी एंट्री भी करूंगा हमने वेंडर को पेमेंट किया था, वेंडर अकाउंट डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो जी हमने शेयर्स दिए, पता है वहां पे 27,000 शेयर्स दिए, और कितने रुपए के हिसाब से बेटे, 10 रुपए के हिसाब से, पार पे इशू किया ना, तो 2,70,000 तो हमने ऐसे दिया, 5 लाख पूरे दिए उसको, लेकिन क्या किया हमने, 2,70,000 तुमने शेयर्स दिया, पार पे है तो कोई प्रीमियम की एंट्री नहीं आई। और क्या बेटे, और टू बैंक, साथ में हमने उनको कैश दिया 2,30,000 का, बाकी का हिसाब किताब कहाँ से आया, इन्वेस्टमेंट से आया। बीच वाली जो एंट्री है बी एंट्री, वो बड़ी काम की एंट्री है, इसीलिए मैंने आपका, ताकि आपका फोकस बना रहे, इसीलिए मैंने उसे रोक लिया था। पहली बात तो ये जो पेमेंट है ये आपने देख लिया जी, हाँ जी, तो फटाफट से करें। आओ जी, क्या क्या असेट्स हैं जो वहां से लेकर के आए, प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आए, कितने रुपए में लेकर के आए, एग्रीड वैल्यू देखो बेटे 3 लाख रुपए में लेके आए। ठीक है जी, नेक्स्ट और क्या है बेटा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, वो कितने की लेके आए बच्चों, 40,000। नेक्स्ट फिर आपका डेटर्स 45,000, स्टॉक 1,05,000, लायबिलिटी में क्या बेटे, खाली क्रेडिटर्स हैं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के बच्चों, 15,000। आप एंट्री समझ ही रहे होंगे, तो इसलिए मैं भी इस पे ज्यादा फोकस नहीं बना रहा, आपका आपका फोकस ताकि मेन पॉइंट पे बना रहे। टू बिजनेस परचेज 5 लाख, ये जो बैलेंस शीट का पिटारा था ये हमने खोल दिया, इसमें क्या क्या चीज निकल के आई हमने निकल लिया उनको, कितने रुपए पर एग्री एग्री किए हमने किसी को दिक्कत हो कि सर परचेज मेथड है, पुलिंग इंटरेस्ट मेथड है, बेटे परचेज मेथड है। क्या अब स्क्रीन क्लियर है, ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ये परचेज मेथड है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनली कैश दिया गया है, नॉट फॉर फ्रैक्शंस। तो ठीक है भाई, हमने जब बिजनेस परचेज किया तो यहाँ पे देखो डिफरेंस किधर आ रहा है, डेबिट साइड में, चेक करो भैया कितना है, 5,15,000, और उसको देखो वो कितना है, 3,40,000, 45,000 प्लस 1,05,000 को माइनस कर दो 5,15,000 में से, ये आ गया जी बेटा आपका 25,000। 25,000 डेबिट साइड में डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, गुडविल।
क्या मैं इसी चीज को लिख के कर सकता हूँ अलग तरीके से? यस बेटा प्लीज इसको नोट करो जल्दी से ताकि मैं इसी में कुछ काम करना है मेरे को। ओके नोटेड, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों ने। देखो जी बेटा ध्यान से देखना इधर सब बच्चे। अब देखो बिजनेस परचेज किया वेंडर से, हाँ जी मैं कह सकता हूँ बिजनेस परचेज किया, इसी बात के हमने 5 लाख रुपए उसे पेमेंट करे, लेकिन 5 लाख किस तरह से दिए गए? 2,70,000 तुमने शेयर्स में दिए और 2,30,000 हमने कैश में दिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जितना भी ये सामान आया हुआ है यहाँ पर, जितनी भी ये नेट एसेट्स आई हुई है, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे? मैं बोल सकता हूँ कि नेट एसेट्स है, हाँ जी कि जो नेट एसेट्स है जो हम लेकर के आए हैं उसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट, हाँ मैं कह सकता हूँ ये फिक्स एसेट्स जो मैंने खरीदी और ये जो करंट एसेट्स खरीदी, इनके पेमेंट 2 तरह से गए हैं, कुछ कैश में गए कुछ नॉन कैश में। और ये जो असेट्स और लायबिलिटी हम खरीद करके लेकर के आए हैं, ये क्लोजिंग वाले बैलेंस में जुड़ी हुई है, ना कि ओपनिंग में, क्योंकि खरीदा है हमने करंट ईयर में। 2 बातों का ध्यान रखना, आई रिपीट। सबसे पहली बात, ये जो भी हमने नेट एसेट्स खरीदी हैं ये 2 पार्ट में खरीदी हैं। एक तो हमने खरीदी कैश में और दूसरा हमने खरीदी नॉन कैश में, क्योंकि कुछ पार्ट तो हमने पेमेंट किया 2,70,000 तो हमने किया शेयर्स के रूप में और 2,30,000 हमने किया किसके रूप में? कैश के रूप में। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि ये जो पेमेंट है, क्या ये जो पेमेंट है, जितना भी इनके लिए पेमेंट गया हुआ है वो कुछ नॉन कैश में और कुछ कैश में, ठीक है जी। तो मैं इसी चीज को लिखूं यहाँ पे, आइए जी। तो एक छोटा सा हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, क्या जल्दी से, इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि इसके इफेक्ट को हमें कैसे दिखाना है। हाँ जी, इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, टोटल, नॉन कैश और कैश वाला पार्ट। बेटे मैं टोटल में पहले लिखूंगा, सबसे पहले मैं सारी बात क्या करूंगा, टोटल में लिखूंगा। जो भी नेट एसेट्स हम लेकर के आए हैं टोटल में, पहले मैं वो लिखूंगा, ठीक है। बताओ जी नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? सर हम लोग लेकर के आए हैं, एक तो असेट्स लेकर के आए हैं, हाँ जी, और सर साथ में हम ना लायबिलिटी लेके आए हैं। मैंने कहा ओके, माइनस लायबिलिटीज, तो तब जाकर के हमारे यहाँ पर बन गई क्या? नेट एसेट्स, ठीक है जी। बताओ बेटे टोटल एसेट्स में क्या क्या एसेट्स लेकर के आए? हम ना प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हम लेकर के आए हैं डेटर्स, ठीक है जी, डेटर्स भी लेकर के आए। और क्या लेकर के आए? और असेट्स में हम लेकर के आए स्टॉक भी लेकर के आए हैं। नेक्स्ट, और क्या? बस कुछ नहीं, बाकी तो हम लायबिलिटी लेके आए। अच्छा लायबिलिटी में क्या लेकर के आए जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स लेकर के आए। बेटे प्लांट मशीनरी कितने की तय की थी हमने? 3 लाख रुपए की टोटल। फर्नीचर फिटिंग्स कितने के तय किए थे हमने? टोटल हमने तय किए थे फर्नीचर फिटिंग्स 40,000 रुपए के। डेटर्स बेटे 45,000 रुपए के। स्टॉक 1,05,000 रुपए का। क्रेडिटर्स हमारे 15,000 रुपए के। अब ये देखो जो कैश वाला पार्ट है, कैश वाला पार्ट वो कितना था इसमें, और नॉन कैश वाला पार्ट कितना था? कैश वाला पार्ट कितना था और नॉन कैश वाला पार्ट कितना था? पता है बेटे पीसी में 2,30,000 रुपए तो हमने क्या किया था? कैश में दिए थे, और 2,70,000 हमने क्या किया था? नॉन कैश मतलब शेयर्स में दिए थे। तभी तो हमारा टोटल 5 लाख का पीसी था।
तो मैं इसके भी ना इसी रेशो में मैं इसमें अमाउंट बांट रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कितनी मशीनरी ऐसी है जो मैंने कैश में खरीद रखी है, कितनी मशीनरी ऐसी जो नॉन कैश में। यही बात फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और क्रेडिटर्स के लिए। जरा बांटना तो 23 और 70 में दोनों को बांटो, 23 और 70 दोनों को बांटो बेटे। हाँ, 23 और 70 दोनों में बांटो। तेईस और 70 दोनों में बांटो। हाँ जी, 1,38,000, 1,62,000। ठीक है बेटा, करो 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 करो। नेक्स्ट, अब 40,000 को बांटो इसी में, 18,400 और जी 21,600। 18,400 और बेटा 21,600। नेक्स्ट वन, डेटर्स। हाँ जी, बांटो दोनों में, 20,700, 24,300। यहां तक सब ओके है? कोई डाउट किसी को? चलो, हाँ हाँ, ओके ओके, आओ जी। नेक्स्ट बेटा, सैंड्री क्रेडिटर्स की बात करो। अच्छा, ये रह गया, 1,05,000 को भी बांटो। $48,300, 56,700। बेटा इसे बांटो 15,000 को। 6900, ध्यान रखना ये माइनस होंगे, ये माइनस होंगे। और इधर कितने बचे? 8100। जरा निकालो तो कितने रुपए की नेट असेट्स है जो आप लेकर के आए। असेट्स टोटल कर दो ऐसे लेके यहां तक का, और माइनस लायबिलिटी। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 1,38,000 प्लस 18,400 प्लस 20,700 प्लस 48,300 माइनस 6,900। एक लाख 48,000 प्लस 18,400 प्लस 20,700 प्लस 48,300 माइनस 6,900, 2,18,500। और ये वाला 1,62,000 प्लस 31,600 प्लस 24,300 प्लस 56,700 माइनस 81,000, 2,56,500। नाउ व्हाट भाई, जो पीसी पेड है वो कितना है भाई? ये है शेयर्स के रूप में जो दिया ना, ये है कैश पे किया जी, कैश पे किया।
कैश पेड कितने का है जी? 2,30,000 का। जो इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में दिया वो कितने का है जी? 2,70,000 का। ये टोटल है जी 5 लाख। अब इसमें से घटा दो बेटे नेट एसेट्स। नेट एसेट जो अभी अभी हमने निकाली एक्वायर्ड जो है 2,18,500, 2,56,500, इस तरह से टोटल 4,75,000 की नेट एसेट्स है जो हमने अभी अभी खरीदी। तो मैं कह सकता हूँ जी यहाँ पे 11,500 का कैश वाला पार्ट नेट एसेट्स में है। ये जो नेट एसेट्स हमने निकाली उसके बाद में क्या गुडविल, सॉरी गुडविल में, क्योंकि बेटे गुडविल भी तो आ रही है ना डिफरेंस। अब गुडविल में कितना नॉन कैश और कितना कैश है वो भी पता चल जाएगा। 11,500 तो कैश में पेड माना जाएगा, और जो भाई टोटल 25,000 में से 11,500 हटा दो, यानी बेटे 13,500 ये माना जाएगा नॉन कैश। प्लीज नोट करो और इसकी लेजर में पोस्टिंग करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। इनकी बेटे सबकी पोस्टिंग होगी लेजर में। कहाँ पे पोस्टिंग होगी? प्लांट मशीनरी अकाउंट में। प्लांट मशीनरी अकाउंट में क्या लिखोगे? 3 लाख को किस तरह से लिखोगे? टू बैंक 3 लाख नहीं जी टू बैंक 1,38,000 और टू शेयर कैपिटल 1,62,000। या टू वेंडर कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो चाहे। आइए जी करते हैं। चलिए हाँ जी करो बेटे पोस्टिंग फटाफट से। हाँ जी एक अकाउंट बिजनेस परचेज का बना दें क्या? छोड़ो रहने दो, सीधा सीधा लिखो यहाँ पे बाई वेंडर कितने का बेटे? 2,70,000 की कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। बाई वेंडर 2,70,000 की इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश बैंक का तो हम अकाउंट बनाएंगे नहीं, वो तो उसमें कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में जो हमें बात करनी है वो किस में करनी है बेटे? जो जो हमने असेट्स और लायबिलिटी ली, जैसे हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखो क्या लिखोगे जी आपने? शेयर कैपिटल दिया और बैंक दिए, दोनों दिए ना, है ना। आओ जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सीधा सीधा टू, हाँ जी, टू बिजनेस परचेज। बताओ जी कितने की जी? आपने जो अभी अभी एंट्री की थी वो की थी 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, हाँ जी नेक्स्ट, तो इसके बाद में, इसके बाद में अब अगली जो एंट्री है वो क्या है जी? देखो तो जरा फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको तब तक ना रिकॉर्डिंग अलग से कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर कर दूंगा ये। तो ये कह रहा हूँ बेटे, तो इसमें एंट्री पोस्टिंग क्या है अपनी? बिजनेस परचेज। तो बिजनेस परचेज से हमारा प्लांट एंड मशीनरी में चला गया, हाँ जी। नेक्स्ट, फर्नीचर फिटिंग्स की बात करो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ है जी? फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये रहा जी, इसके अंदर। या मैं इसको ऐसे करूं, दो पार्ट में तोड़ दूं तो अच्छा रहेगा,
ताकि आपको पता रहे कितना कैश कितना नॉन कैश, टू कैश बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे कर लो। कितना कितना कैश में था? कैश में था 1,38,000 हमारा आया था ना अभी यहाँ पे ब्रेक। हाँ, कहाँ से आया लो जरा देख लो एक बार। 1,38,000 और 1,62,000। लो जी, 1,38,000 ये कैश वाला पार्ट है बेटे। 1,62,000, 1,38,000 और 1,62,000। नेक्स्ट, ऐसे ही अब हम अगली बात करेंगे। तो बताओ अगला अकाउंट कौन सा है, जल्दी से बताओ। फर्नीचर फिटिंग्स, उसमें भी क्या करेंगे? टू बैंक 18,400 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 21,600। ठीक है जी। फर्नीचर फिटिंग्स में टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का पेमेंट किया बेटे? 18,400 तो अपना कैश में है, और कितने का है इक्विटी शेयर कैपिटल? 21,600। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट जरा देखो आगे बेटे क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। हाँ जी, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। हो गया? हाँ, फर्नीचर फिटिंग्स में हो गया। अगला पॉइंट हमारा जो है इसमें वो क्या है बेटे? डेटर्स और स्टॉक और क्रेडिटर्स। इनका तो बेटे ये तो करंट एसेट्स है, इनका कोई लेजर थोड़ा ना। इसमें क्या है, ये तो ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने रुपए का कैश में खरीदा और इतने रुपए का कितना नॉन कैश में खरीदा। ध्यान से बेटे इस पॉइंट को जरा बहुत अच्छे से समझना। क्या कहा मैंने? आई रिपीट, इतना पार्ट तो हमारा डेटर्स में कैश वाला पार्ट है 20,700, और स्टॉक के अंदर 48,300। ये पार्ट हमारा क्या है बेटा? कैश वाला पार्ट है। और बाकी वाला पार्ट क्या है अपना? नॉन कैश वाला। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे? कैश वाले से। जरा बताओ जरा क्लोजिंग वाले में ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। जब मैं बात करूंगा बेटे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट की, तो क्योंकि हमने बिजनेस 5 लाख रुपए में ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में हमारा जो डेटर आ रहा होगा 45,000 का पूरा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? क्लोजिंग वाले डेटर में बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि डेटर्स तो ड्यूरिंग द ईयर जनरेट हुए हैं। तो ईयर एंड वाले डेटर में होगा कि ओपनिंग वाले में होगा? ईयर एंड वाले में होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ईयर एंड वाला जो 45,000 का ईयर एंड वाला डेटर है कितने का? पहले बताओ, जल्दी से देखो, मैं स्क्रीन पे लेके आऊं, जरा चेक करो फटाफट से। बेटे ईयर एंड वाले डेटर्स जो है वो कहाँ मिलेंगे? ईयर एंड वाली बैलेंस शीट में। और ईयर एंड वाली बैलेंस शीट हमारी ये रही 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट। बताओ तो जरा यहाँ पे डेटर्स कितने के हैं बेटा? ये है जी डेटर्स 98,000 के। हाँ जी, कितने के हैं डेटर्स हमारे? 98,000 के। इन 98,000 में मैं कह सकता हूँ कि वो वाले डेटर भी शामिल होंगे जो हमने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस खरीदने में हमारे पास में आए। हाँ जी, वो कितने के डेटर्स थे? टोटल थे 45,000। इस 98,000 में वो भी शामिल है। पहले तो इस बात पे एग्री हो जाओ कि हाँ सर ये जो क्लोजिंग में डेटर आए 98,000 उसमें ही 45,000 भी शामिल है। अब मुझे बताओ, जब 45,000 इस 98,000 में शामिल है तो उसमें नॉन कैश वाले ये भी शामिल होंगे? हाँ जी, नॉन कैश वाले 24,300 के डेटर्स भी हमारे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट वाले डेटर 98,000 में शामिल होंगे। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले हमें जब कैश वाला चेंज देखना है तो हमें कैश वाले ही डेटर से कंपैरिजन करना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। बेटे लॉजिक है बहुत यहाँ पे। जो क्लोजिंग वाले डेटर 98,000 के हैं उसमें से अगर मैं हटा दूं ये 24,300 के डेटर्स जो नॉन कैश हैं, जिनको जो कैश में जनरेट, कैश की वजह से जनरेट नहीं हुए, तो मैं कह सकता हूं कि इनको मैं हटा दूंगा। हाँ जी, इनको जब मैं हटा दूंगा कहां से? क्लोजिंग वाले डेटर में से, तो क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ? मेरे हाथ लग जाएंगे क्लोजिंग वाले वो डेटर जो कैश में है। ठीक है, तो 98,000 में से फटाफट से हटाओ, 98,000 में से हटा दो, 98,000 में से हटा दो बेटे। क्या हटा दो? वो वाले डेटर्स जो नॉन कैश वाले। 98 से घटाओ 24,300, तो कितने के बचे? 73,300 के। मैं दिखाऊं स्क्रीन पे? हाँ जी,
टोटल डेटर्स कितने के क्लोजिंग में 98,000, उसमें से घटा दो ये वाले 24,300 नॉन कैश, हमने हटा दी 24,300 नॉन कैश, तो कितने बचे 73,700। इसका मतलब क्लोजिंग वाले डेटर हैं जो कैश वाले हैं। इससे हम कंपैरिजन करेंगे ओपनिंग वाले डेटर्स का। अब बच्चों का माइंड में आ सकता है सर ओपनिंग वाले डेटर भी तो हो सकता है ना नॉन कैश और कैश हो। मैंने कहा बेटे जब कुछ ना बताए तो हम क्या मानेंगे, ओपनिंग वाले डेटर कैश में है। तो बताओ तो जरा ओपनिंग वाले डेटर्स कितने के आए थे अभी निकल के, 73,700 के डेटर्स, 73,700 के। और क्लोजिंग वाले कितने के बेटे, 80,000। तो मैं घटाऊं जरा 80,000 में से, हाँ। तो बताओ तो जरा 6,300 से हमारे डेटर्स, क्या कहा बेटे ध्यान से, 6,300 से हमारे डेटर्स घटे, ओपनिंग में थे 80। ये मत सोचना बाद में लिखा है तो ये क्लोजिंग होगा, हमने हमें जो पता था ओपनिंग तो पता था, ओपनिंग को हम क्लोजिंग से घटा रहे हैं। क्लोजिंग में है 73,700 और ओपनिंग में है 80,000। तो मैं कह सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर हमारे डेटर्स जो है वो घटे, 80 से 73,700 रह गए। तो बेटे इसका मतलब क्या है, हमारी करंट एसेट्स घटी, यानी कि हमारा यहाँ पर कैश का इनफ्लो होगा। डेटर्स घटना मतलब कैश का जुड़ना। घटना कैसे, 80 है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग है हमारा 73,700। क्या ऐसी बात हम लोग बाकी एसेट्स के लिए करेंगे? करो बेटे अपने आप करो, फिर मैं करूंगा। स्टॉक के लिए करो, आप देखो जरा ओपनिंग में स्टॉक कितने का, क्लोजिंग में स्टॉक कितने का, और क्लोजिंग वाले स्टॉक में से आप नॉन कैश वाला स्टॉक हटा के तब कंपैरिजन करना। मैं रुक गया, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप नोट करें ताकि मतलब आप इसको खुद करके देखें पहले। कर लिया जी ट्राई, ठीक है। आइए मेरे साथ जरा देखो तो फटाफट से, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भाई। जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो क्लोजिंग वाले जो है, क्लोजिंग वाला जो स्टॉक है वो कितने का है, 5,05,300 का है नंबर एक बार, सॉरी 5,05,283 का है। तो मैं कह सकता हूं इस क्लोजिंग वाले स्टॉक के अंदर वो वाला स्टॉक भी शामिल है जो हमने बिजनेस खरीदने से हम लेकर के आए। कौन से वाला, ये जो 1,05,000 का स्टॉक है ये भी शामिल है। और इस 1,05,000 के स्टॉक के अंदर 56,700 का स्टॉक ऐसा है जो नॉन कैश है। तो मतलब मैं कह सकता हूं जो क्लोजिंग वाला स्टॉक है उसमें से अगर मैं ये 56,700 का स्टॉक घटा दूं, कितना है जी क्लोजिंग, ये रहा 5,05,283। मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई 5,05,283 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये टोटल स्टॉक है। इसमें से हम घटा दे रहे हैं ये वाला जो हम नॉन कैश में लेके आए, जो हम शेयर्स दे करके लेकर के आए, जो कैश वाला पार्ट नहीं है, माइनस 56,700 का क्लोजिंग नॉन कैश वाला स्टॉक। तो ये आ गया हमारा क्लोजिंग वाला कैश स्टॉक। इससे हम कंपैरिजन करेंगे ओपनिंग वाले स्टॉक का। तो 4,48,583 फिगर आई हमारी किसकी, क्लोजिंग वाले कैश स्टॉक की। हाँ जी, 4,48,583 ये हमारा क्लोजिंग वाला क्या है बेटे, कैश वाला स्टॉक है। इस 4,48,583 में से घटाओ जी ओपनिंग वाला 4,50,000। तो मुझे बताओ जल्दी से 1,417 का डिफरेंस आया, वो जो डिफरेंस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था 4,50,000 का था और क्लोजिंग में स्टॉक 4,48,583 का रह गया, मतलब हमारा स्टॉक घट गया 1,417 रुपए से हमारा स्टॉक घट गया। स्टॉक घट गया मतलब हमारा पैसा स्टॉक में जो फंसा था वो निकल आया, यानी कि कैश का इनफ्लो। करंट एसेट्स घटी, कई बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि करंट एसेट्स घटेगी तो हमारा जुड़ेगा, तो आप वैसे बात कर लो।
1417 रुपए से हमारा कैश का इनफ्लो हुआ, क्योंकि हमारा पैसा जो स्टॉक में फंसा था वो निकल आया। अगला पॉइंट क्या है बेटे, यही बात किसके लिए, आगे वाले पार्ट के लिए। जरा देखो तो सही, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ऐसी कुछ बात हमारी क्रेडिटर्स के लिए है। जरा क्लोजिंग में क्रेडिटर्स देखो, पहले मुझे बताओ क्लोजिंग में क्रेडिटर्स कितने के, क्लोजिंग में क्रेडिटर्स कितने के, सबसे पहले तो ये देखो क्लोजिंग में क्रेडिटर्स है बेटे ये रहे 1,43,100, मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया, 1,43,100 के क्लोजिंग वाले क्रेडिटर्स हैं। आओ जी जरा देखें इन क्रेडिटर्स के अंदर कितने क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कि नॉन कैश वाले हैं, उनको हटा देंगे। बेटे क्लोजिंग में क्रेडिटर्स आए थे सर, हमने कोई क्रेडिटर्स का लेजर थोड़ा ना बनाया, कोई बात नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। क्लोजिंग में जो क्रेडिटर्स थे वो टोटल 15,000 के क्रेडिटर्स जोड़े हुए अपने आप में, जिसमें 8,100 के नॉन कैश वाले क्रेडिटर्स हैं। ठीक है जी, आई रिपीट, क्लोजिंग में जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, वो है 1,43,100 के, अभी अभी हमने देखा। और ये जो 1,43,100 के क्रेडिटर्स हैं, इनके अंदर से अगर हम हटा दें, क्या हटा दें जी, हम वाले क्रेडिटर्स हटा दें जो कि नॉन कैश वाले क्रेडिटर्स हैं। नॉन कैश वाले कितने हैं, 8,100 हैं जी। तो मैं अगर इसमें से इन 8,100 को हटा दूं तो पता चल जाएगा ये मेरे क्लोजिंग वाले कितने कैश क्रेडिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो कैश बेसिस पर हैं, 1,35,000। अब मैं क्या करूंगा बताओ, मैं इसी वाले क्रेडिटर से कंपैरिजन करूंगा, ये मेरा क्या हाथ लगा, मेरे क्लोजिंग वाला कैश वाला क्रेडिटर्स, इससे मैं कंपैरिजन करूंगा ओपनिंग वाले क्रेडिटर्स का। ओके, एक मिनट, जो ओपनिंग वाला कैश क्रेडिटर्स है वो हमारे 1,62,850 है, और क्लोजिंग वाला अभी अभी हमने कैश क्रेडिटर निकाला 1,35,000 का आया जी। तो घटाओ जी 1,35,000 को 1,62,850 में से 27,850 का जो डिफरेंस आया इनमें क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में, ये क्या शो करता है अपने आप में कि भाई क्रेडिटर्स हमारे पहले ज्यादा थे, अब हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, इसका मतलब हमने पेमेंट उनका कर दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कैश का आउटफ्लो। बेटे 27,850 का जो डिफरेंस है, क्या कहा मैंने बेटा, 27,850 का जो डिफरेंस है वो है कैश का आउटफ्लो, नेगेटिव वाला फ्लो, कैश का आउटफ्लो। आई होप यहां तक सब ओके है। बेटे आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो जी नेक्स्ट। इसके बाद में एक और पॉइंट है, वो है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। क्या रिजर्व फॉर बैड डेट्स हम लोग लेकर के आए थे वहां से, कुछ भी नहीं लेके आए थे। तो यहाँ तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग में रिजर्व फॉर बैड डेट्स है वो तो बेटे 1,95,000 का है, एक मिनट गलत, 4,000 का है, और जो क्लोजिंग में रिजर्व फॉर बैड डेट्स है बेटे वो 4,900 का है, उसमें कोई भी नॉन कैश वाला पार्ट नहीं है। क्यों सर, मैंने कहा देख लो, यहाँ पे हमारे पास में कोई रिजर्व फॉर बैड डेट्स थोड़ी ना आई थी, इसलिए यानी कि जो भी है वो सारा का सारा कैश वाला है। तो जी करो जरा, ओपनिंग में है 4,000 की रिजर्व फॉर बैड डेट्स, मैं कह सकता हूँ करंट लायबिलिटी इसको मानना, करंट लायबिलिटी 4,000 की ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितने की है 4,900 की। मैं कह सकता हूँ बेटे 900 रुपए से हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो यानी कि मैं इसको यहाँ पर इधर लिख दूं, ऊपर यहाँ लिख दूं, डेटर्स के आगे लिख देता हूँ 900 रुपए रिजर्व फॉर बैड डेट्स के प्लस होंगे जी। चलो जी, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या क्या काम निपटा लिया बेटे, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नोट कर लिए लेजर में, हमने बेटे एडजस्टमेंट करनी शुरू की थी, जिसमें हमारी अभी पहली सबसे लंबी एडजस्टमेंट है जो अप्रैल 1 की एडजस्टमेंट है, ये अभी हमारी अभी अभी पूरी हुई है। ठीक है जी, इसकी पोस्टिंग हमने की थी, कैश बैंक अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर ली, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी इनमें हमने पोस्टिंग कर ली, बाकी इनकी पोस्टिंग हमने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट करा दिया। अब हम करेंगे कौन सी वाली एडजस्टमेंट, जुलाई वाली। बेटे मैं येलो कलर हटाता जाऊंगा, जो जो एडजस्टमेंट हम लोग करते चलेंगे, जैसे अप्रैल 1 2019 हाईलाइटेड है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट हमने कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं बात करता हूँ किसकी, जुलाई 2019 वाले एडजस्टमेंट की। कंपनी ने डिविडेंड पे किया जी 20%,
क्या कहा बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी ने डिविडेंड पे किया बेटा कितना, 20%, और किस पर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पिछले साल के लिए। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहली बात, इस डिविडेंड के बारे में ये नहीं बता रखा है कि फाइनल है या इंटरिम है, इसका मतलब फाइनल है। फिर दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन सोचना भी कहीं ना कहीं गलत रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया साफ साफ पिछले साल के लिए, यानी कि फाइनल ही रहेगा। अगली बात, अब फाइनल है तो ये किस में निकलेगा भाई, जिस साल की ये फाइनल है ये उस साल की क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में निकलेगा जी। उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है कितने की दे रखी है जी, 10 लाख की। तो बेटे 10 लाख की कैपिटल पे आप 20% निकालोगे तो कितना बैठेगा डिविडेंड, कितना बैठेगा जी, 2 लाख रुपए। एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे, चाहे बच्चा रिकॉर्डेड में देख रहा हो चाहे इसे लाइव में देख रहा हो, इस क्वेश्चन का आंसर पहले देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये डिविडेंड जो 2 लाख का अभी भी आया, ये कब पे किया गया, पिछले साल या इसी साल, आंसर इज इसी साल। अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि ये पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा था क्या, पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से घट चुका था क्या, आंसर इज नो, क्योंकि अगर घटा होता तो बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड के नाम से होता, इसका मतलब पिछले साल के पीएनएल में से घटा नहीं था। अब तो वैसे भी AS4 ने मना कर दिया है कि घटाना नहीं है, बिना प्रपोजल के डायरेक्टली क्या करना है, आपको पे करना है एक तरह से अकाउंटिंग में। तो मुद्दे की बात यह है कि पिछले साल के पीएनएल से नहीं घटा था, यानी इस बार के पीएनएल से घटा होगा। तो मैं कह सकता हूँ जी 2 लाख का जो डिविडेंड है सबसे पहले तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड कौन से वाला, जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 वाला डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड 2 लाख का, वो हम लोग एड बैक करेंगे। क्यों एड बैक करेंगे, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से घटा हुआ है, पिछले साल में से नहीं घट पाया था, क्योंकि अब बेटे प्रपोज डिविडेंड का वैसे भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, और नहीं भी दिया होता तो भी बेटे हम यही काम कर रहे होते। सर एड बैक तो कर दे, अब घटाओगे कहाँ से, बेटे नोट करते चलना साथ साथ में। कहाँ से घटाएंगे जी बेटे, ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये जो हमने डिविडेंड पे किया, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड कौन से वाले ईयर के लिए बेटे, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए हमने जो पे किया 2 लाख रुपए का, वो बेटे कैश आउटफ्लो है, कहाँ का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। आगे चलो जी, अगला पॉइंट है एडजस्टमेंट का। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है, और अब हम चल रहे हैं बेटे अगले वाले पॉइंट पे। तो मैं इसको हाईलाइट से हटा दूं, यस, हम लोग ये जुलाई वाली एडजस्टमेंट को भी हाईलाइट से हटा देते हैं जी, क्योंकि एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका इफेक्ट दिखा दिया है। लो जी, अब अगला पॉइंट है दिसंबर 2019 वाली एडजस्टमेंट का। क्या कह रहा है जी, दिसंबर 2019 वाली एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो इनकम टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की, वो कितनी डिसाइड की, असेसमेंट हो गया जी 2 लाख रुपए का। ठीक है जी, पिछले साल वाली प्रोविजन जो थी हमारी कितने की थी, हाँ जी 1,95,000। तो हम एक काम करें, फटाफट से लेजर पोस्टिंग करें, यस आओ जी पोस्टिंग करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने बना रखा था 1,95,000 का, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई, टैक्स लायबिलिटी वो डिसाइड हुई, कितने की डिसाइड हुई, 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की। मैं एक टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट भी बना लूं क्या, आओ बेटे डी पॉइंट में बनाता हूँ टैक्स लायबिलिटी। सर ये तो दे ही नहीं रखा बैलेंस शीट में, बेटा सबसे पहली बात मेरे साथ साथ नोट करते चलना है ना, ताकि आपके छूटे ना नंबर। अगली बात, दे नहीं रखा कोई बात नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, 0। सर क्लोजिंग बैलेंस भी तो बैलेंस शीट में देखो नील है, कहीं दे नहीं रखा, अच्छा इसका मतलब है ही नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं, लेजर बना लो, कुछ बातें निकल के आने वाली है। टैक्स लायबिलिटी में क्या लिखोगे, बाई, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू टैक्स लायबिलिटी, एंट्री क्या बनेगी टैक्स लायबिलिटी में, बाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। भाई ये टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई और ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग में आ नहीं रही है, इसका मतलब इसका पेमेंट हो चुका है। टू बैंक लिख दूं क्या, नहीं जी, हमने जो पिछले साल का एडवांस में टैक्स जमा करा रखा है, वो इसीलिए तो जमा करा रखा था कि जब लायबिलिटी आएगी तो उसका पेमेंट वहीं से कट हो जाए। तो एडवांस टैक्स में देखो कितने रुपए बचे हुए हैं,
इत्तफाकन यहाँ पर सेम 2 लाख के 2 लाख पूरे हुए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से वो टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, तो एंट्री क्या बनी, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पहले हो चुका था और एडवांस टैक्स से ये सेटलमेंट हो रहा है। आई रिपीट, एडवांस टैक्स में हमने पहले से जमा करा रखे थे 2 लाख, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हम पहले ही पिछले साल कर चुके थे जब हम प्रोविजन बना रहे थे, और वो किया इसीलिए गया था कि जब भी हम पेमेंट करने पे आए तो हम क्या करें, यहाँ से पेमेंट सेट कर दें। क्यों? क्योंकि वरना फिर शॉर्ट रह जाता है तो 234 ए बी का, सेक्शन 234 एबीसी का इंटरेस्ट बिना बात के पे करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, हम लोग एडवांस तक जमा करा देते हैं। तो इसका मतलब बेटे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ गई है कि ये जो लायबिलिटी है ये पेमेंट हो चुका है, इसीलिए इसका बैलेंस नील है, और ये लायबिलिटी 2 लाख की एडवांस टैक्स में से सेटल हुई है, पेमेंट हुआ है इसका। ठीक है जी, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स लायबिलिटी का मैं पोस्टिंग करूंगा तो कैसे करूंगा बताओ, टू एडवांस टैक्स। बेटा ये लेजर तो पूरा हो ही गया, इसमें तो और कुछ आना ही नहीं है इसका मतलब। चलिए जी नेक्स्ट, अब इन लेजर को पूरा करें फटाफट से। हाँ जी बेटे बताओ, 1,95,000 की प्रोविजन बनाई थी पिछले साल, पिछले साल हमने पीएनएल से घटा रखा था 1,95,000, ये सोच के कि भैया टैक्स बैठेगा 1,95,000, लेकिन टैक्स बैठा 2 लाख। तो बताओ बेटे पिछले साल अगर कुछ छूट गया है या कम एस्टिमेट हमने किया था तो इस साल के पीएनएल से लिया होगा ना, यानी कि बाकी का जो प्रोविजन बनाया होगा वो करंट ईयर के पीएनएल से बनाया होगा 5,000 का पिछले साल के लिए, और करंट ईयर में जब क्लोजिंग बैलेंस 3,10,000 आ रहा है, इसका मतलब करंट ईयर के नाम का भी पीएनएल से हम प्रोविजन बना चुके हैं। अब अगला पॉइंट, बच्चा कहेगा सर हम इकट्ठा 3,15,000 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना था, इसलिए मैंने इसको दो दो टुकड़ों में लिखा। लो बेटे 3,15,000 का प्रोविजन इकट्ठा भी आप डाल सकते हैं। मैं कह सकता हूँ जी 5,10,000 टोटल हो गया। आओ जी आगे बढ़ते हैं, जरा उधर चलो बेटे एडवांस टैक्स वाले लेजर पे। हाँ जी बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आपका, क्या आप लोग नोट कर रहे होंगे। हाँ जी, एंड आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया है। आओ जी चलते हैं। लो जी एडवांस टैक्स में करो जी पोस्टिंग, एडवांस टैक्स वाला लेजर पूरा करो। कह रहे 2 लाख पूरे एडजस्ट कर दिए पिछले साल के, फिर भी 3 लाख बच गए, इसका मतलब करंट ईयर में पे किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है 3 लाख का। बेटा ये लेजर भी पूरा हो गया हमारा बच्चों। मैं धीरे चल रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपके लिए मौका दे रहा हूँ कि आप इसे नोट कीजिए। चलिए जी, तो ये एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं बेटा। मैं इसको भी हाईलाइट से हटा दूं, लो सर हटा दे बेटा। अब अगला पॉइंट जो है एडजस्टमेंट का वो बचा है फरवरी, क्या कहा बेटा, फरवरी 2019 में क्या हुआ जी, क्या हुआ, क्या हुआ जी, क्या हुआ, कह रहे जी फरवरी 2019 में हमने ना इशू किया इशू निकाला जी, और इशू निकाला हमने कितने का, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, और वो भी कितने पर, 10 वाले एट पार पे, एट पार इशू हुए। तो मैं कह रहा हूँ बेटे एंट्री कर लो इशू की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा आगे ध्यान रखना कि सारा का सारा एप्लीकेशन पे अमाउंट आ गया, ठीक है जी, मतलब मैं कह सकता हूँ बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेटा क्या कहते हैं कि द इशू वाज अंडर रिटन, द इशू वाज अंडर रिटन, कह रहे इशू अंडरराइट किया गया, उसमें मैक्सिमम जो कमीशन बनता है एज पर लो वो दिया गया। बेटा देखना अंडरराइटिंग कमीशन यहाँ पे साफ साफ दे रखा है 50,000, जो पहले नहीं था, ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में 0 है, यानी कि यही अंडरराइटिंग कमीशन है जो टोटल पे किया गया। ठीक है जी, आइए जी फटाफट से हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के लेजर में आओ, पोस्टिंग करो। बाई बैंक, बेटे पार पे इशू हुआ ना, बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर इसके बाद में आओ बेटे अंडरराइटिंग कमीशन वाले अकाउंट में। आइए जी, अंडरराइटिंग कमीशन वाले अकाउंट में बेटे 5% और 2.5% हुआ करता था पहले। अब क्योंकि क्वेश्चन में 50,000 दे रखा है तो मैं मान रहा हूं कि यही है जो कमीशन पे किया गया टू बैंक। क्या कोई कमीशन पीएनएल से राइट ऑफ हुआ? आंसर इज नो। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट देखो जल्दी से। अगला पॉइंट ये कहता है जी एडजस्टमेंट का, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं जी। क्या ये हो गया? हाँ जी। ये कह रहा है द पर्पज ऑफ इशू वाज टू फाइनेंस, क्या कहा मैंने? द पर्पज ऑफ इशू वाज टू फाइनेंस ए न्यू प्लांट विच वाज एक्वायर्ड फॉर ₹9 लाख इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2020। कह रहे लास्ट वाले सप्ताह में हमने प्लांट मशीनरी खरीद ली, वो भी बेटा कितने की? वो खरीद ली बेटे कितने की? 9 लाख रुपए की। अब लास्ट वाले सप्ताह की बता दी इन्होंने, जिससे कि वो डेप्रेशन भी ना लगा पाए। तो जरा देखो बेटे, 9 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी लास्ट वीक में खरीद, टू बैंक। खरीदने की क्या एंट्री होगी? टू बैंक, 9 लाख रुपए की। और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? नहीं बची जी। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, देखो पहले तो कोई और एडजस्टमेंट बची है क्या? नहीं बेटे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बची। कोई लेजर ऐसा जो क्लोजिंग में आ रहा, ओपनिंग में ना आ रहा हो? नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं बेटे, क्वेश्चन को रखो साइड और यहाँ अपने लेजर पूरे करो। आओ जी, एक तरफ से लेजर पूरे करना शुरू करो, कोई भी लेजर में चीज रह ना जाए। हाँ जी, सबसे पहले बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, 1 लाख। ये कितने? 10 लाख, 12 लाख, कितना है जी ये? 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस नहीं, 1 लाख नहीं है, 10 लाख है ये। ओपनिंग बैलेंस बेटे 10 लाख का दे रखा है क्वेश्चन में। 10 और 10 20, 22,70,000। बेटे ये लेजर हमारा पूरा हुआ, इसमें कोई भी मिसिंग फिगर नहीं है। 22,70,000। जनरल रिजर्व को पूरा करो जी। इसका मतलब करंट ईयर में पीएनएल अप्रोप्रिएशन से जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए गए थे 50,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया लेजर पूरा। टैक्स लायबिलिटी भी बेटा हमारा पूरा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। प्लांट एंड मशीनरी बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी देखो कहीं डिफरेंस आ रहा है क्या? 6 और 9 15, और जी 3 कितने हो गए? 1 और 1 2, 1 38 और टोटल 3 लाख था ना। 3 और 9 12 और 6 18। ये भी बेटे पूरा है, इसमें भी कोई मिसिंग फिगर नहीं है। ये भी टैली हो रहा है हमारा, इसमें भी कोई मिसिंग फिगर नहीं आ रही प्लांट मशीनरी में। जरा इसके बाद में अगला लेजर देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें मिसिंग फिगर है। यस, बाई पीएनएल बेटे 3,21,893 ज्यादा है, और 3,21,000, 3,21,893 और 2,21,050 कम है, यानी मिसिंग फिगर बाई साइड में आएगी। हाँ जी, कितना है? 1,08,43 रुपये, ये हमारी मिसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर जिसको बोलते हैं। फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर अकाउंट में कोई मिसिंग फिगर है क्या? 1 लाख और ये दोनों टोटल 40,000, 1,40,000। कोई मिसिंग फिगर यहाँ पर नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रेशन बेटे 3,8,390, 38,390 माइनस 27,100,
हाँ बेटा 11,290 की मिसिंग फिगर है, मैं कह सकता हूँ बाई P&L। बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, 38,390, 38,390। कहाँ कहाँ पे कैश फ्लो में दिखाएंगे वो करेंगे, पहले जरा लेजर पूरा कर लेते हैं। बेटे हमारा एडवांस टैक्स का लेजर भी पूरा है, हमारा अंडरराइटिंग कमीशन का भी लेजर पूरा है। आइए जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी लेजर हमारा पूरा है बेटा, बस एक ही रह रहा है, वो है गुडविल। मैं कह सकता हूँ जी इसके भी दो पार्ट हैं, टू बैंक और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमने कैलकुलेशन की थी ना, 11,500 और 13,500, 11,500 और बेटा 13,500, ये अकाउंट हमारा टैली हो गया। ठीक है जी, गुडविल भी हमारा टैली है, तो कोई भी लेजर ऐसा नहीं है जो हमारा भी अधूरा हो। ठीक है जी, आइए जी फटाफट से अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके इफेक्ट दिखाएंगे कैश फ्लो में, लेजर वाइज, एक एक लेजर को पकड़ो और उसका बेटे कैश फ्लो में इफेक्ट देखो कहां पे जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो बेटा इसके अंदर कैश में कितना इफेक्ट है, देखो जरा कैश के अगेंस्ट में कितना है इशू, ये वाला। तो हम इसको कहां दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लो जी, मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर्स इशूड, और कितने रुपए का इनफ्लो हुआ बेटे इससे, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का इनफ्लो हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बेटे प्लीज साथ साथ नोट करते चलना ताकि आपको आसानी रहे। अगला लेजर पे पहुंचो, जिन्होंने नोट कर लिया वो लेजर नंबर बी पे पहुंचो। हाँ जी, लो जी बेटे जनरल रिजर्व, अगला लेजर हमारा कौन सा है जी, वर्किंग नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या हुआ, ये जो हमारा है ये वाला बेटे, ये तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया और इनफ्लो दिखाया। ये कहां पे आएगा, ये भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से घटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये नॉन कैश आइटम है, इसको वापस से हम लोग ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये इससे कोई कैश थोड़ा ना चला जाता है, कैश पे थोड़ा ना कोई असर आता है। तो 50,000 को हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे। फटाफट से लिखो बेटे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम ऐड बैक करेंगे। आगे चलो जी, चलते चलो जी। सी पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं कह सकता हूं 3,15,000 को हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करेंगे। तो फटाफट से आओ ऐड बैक करते हैं। लो जी, 3,15,000 को हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को वापस से ऐड बैक किया क्योंकि ये घटा हुआ था। ठीक है जी, ठीक है जी, 3,15,000 को हमने वापस से प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड बैक किया। जरा देखो अगला लेजर कौन सा है, इसके बाद में तुरंत बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद में बेटे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी कैश बैंक का नाम आया नहीं आया, कैश का इफेक्ट है ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट, प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी एक तो बेटा ये वाली 9 लाख, और एक ये वाली 38,000, सॉरी 1,38,000, इन दोनों को जोड़ दो तो मैं कह सकता हूँ टोटल बेटे 10,38,000 का कैश आउटफ्लो हुआ प्लांट मशीनरी को खरीदने में। कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 1,38,000 और 9 लाख दोनों को दिखाओ जी इकट्ठा करके, क्या होगा ये बताओ जल्दी से। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10,38,000, 10,38,000 बेटा जल्दी से दिखाओ।
तो जी अगला पॉइंट जो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताओ इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये क्या होगा, एड बैक होगा। प्लांट एंड मशीनरी का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने अमाउंट डाला ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो घटाया है कहां से, पीएनएल से, ये हम एड बैक करेंगे। एड बैक करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी हमने एड बैक कर दिया जी। अगला देखो, जल्दी जल्दी करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। फर्नीचर की बात करो। फर्नीचर में बेटे मैं कह सकता हूँ परचेज ऑफ फर्नीचर, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो आएगा 18,400 का। फटाफट से लिखो, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 18,400 का कैश आउटफ्लो। और अगला लेजर पहुंचो जल्दी से। अगला लेजर कौन सा है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर वाला। बेटे फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना लगा इस बार हमारा, पीएनएल से कितना घटा है, 11,290। इसको भी एड बैक करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करो। 11,290, 11,290 को वापस से हम लोग एड बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका बेटे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला लेजर देखो बेटे कौन सा हमारा वर्किंग नोट में, जल्दी से देखो जी बेटा जी। अगला लेजर है हमारा गुडविल। गुडविल में क्या लिखोगे, गुडविल क्या हमारी एसेट्स जिसको हमने खरीदा 11,500 पेमेंट करके। तो ये भी कहाँ आएगा बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिखोगे परचेज ऑफ गुडविल 11,500। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में बड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक ये है बेटे, तो इसलिए इसको तसल्ली से समझाना था। इसलिए बेटे यहाँ पर लगभग आप समझ लो 1.5 घंटे में एक ही क्वेश्चन होगा, ताकि समझा सकें साथ साथ में आपको। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, बताओ बेटे सबसे पहले तो इस 2,30,000 की बात करो। ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो होगा, है ना। इन्वेस्टमेंट हमने बेचे तो मैं कह सकता हूँ कैश आउटफ्लो, हाँ जी। और ये जो प्रॉफिट है ये हमने नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा कोई काम थोड़ा ना है कि हम इन्वेस्टमेंट में खरीद बेच करते हुए चले, हमारा कुछ और काम है ना। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड उसमें जुड़ा हुआ है, इसको घटा दो। पहले तो इसको घटा दो, फिर उसको इनफ्लो में डाल दो। लो जी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। कितना बेटे, 30,000। ठीक है जी, आगे चलें। फिर क्या करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उसका कैश इनफ्लो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे सॉरी, 2,30,000 यहाँ पर। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश का इनफ्लो हुआ, सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 2,30,000 कैश का इनफ्लो। मैं ऐसा मान रहा हूं कि बच्चा तेजी से यहाँ पे नोट कर रहा है, क्योंकि बेटे यहाँ पे अब समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्लैरिकल वर्क बचा हुआ है। अगला पॉइंट है बेटे, अगला आप लेजर देखो फटाफट से। अगला लेजर हमारा कौन सा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद में, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन हमने पे किया, ये कहाँ पे आएगा जी, जल्दी से बताओ। अंडरराइटिंग कमीशन क्यों किया जाता है, क्या ये हमारा बिजनेस है, नहीं जी, ये हमारे लिए इशू का एक्सपेंस है, मतलब फाइनेंस में आएगा। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, ₹50,000 बेटा।
अगला लेजर कौन सा है जी? अगला लेजर कौन सा है? अगला लेजर है एडवांस टैक्स का। बेटे यहाँ पर कैश का आउटफ्लो बस ये बचा हुआ है खाली। कहाँ पे दिखाएंगे जी? ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, और वो भी कैसे? टैक्स पेड के नाम से। कितना? 3 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटे 3 लाख का टैक्स पेड दिखाओ जी फटाफट से। अब जरा करना फटाफट से टोटल बेटे, करो जल्दी से। 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 3 लाख 15,000 प्लस 1,0843 प्लस 11,290 माइनस 30,000, 6,97,133, 6,97,133। अब इसमें से एडजस्टमेंट करो। माइनस 27,850 प्लस 1,417 प्लस 900 प्लस 6,300 और बस आ गया 6,77,900। इसमें से घटाओ बेटे 3 लाख, कितना बचा? 3,77,900। ये हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इसके बाद में अगला नंबर बेटे इन्वेस्टिंग का नेट निकालो। 10,38,000 क्या है? माइनस का फ्लो है, प्लस अच्छा माइनस 1,84,000 सॉरी 18,400 प्लस अच्छा माइनस है ये भी 11,500 प्लस 2,30,000। कितने हो गए जी? 8,37,900 का आउटफ्लो है, नेट कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग से। सेम क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट 10 लाख माइनस 2 लाख और माइनस 50,000, यानी बेटे 2.5 लाख को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 7.5 लाख का कैश पॉजिटिव फ्लो। फटाफट से बेटे इसको ऐड करो। 7.5 लाख माइनस 8,37,900 प्लस 3,77,900 कितना हो गया जी? 2,90,000। बेटे नेट कैश फ्लो हमारा ड्यूरिंग द ईयर है वो है 2,90,000। प्लीज चेक करें। तो जी आप फटाफट से नोट करें। तो जी आप फटाफट से नोट करें। ये लो जी। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो बड़ा एडवांस क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, मतलब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।